बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं लेक्चर का। ये है पीपीसी का लेक्चर। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि कोई भी चैप्टर आपने शुरू करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपने पीपीसी पढ़नी है, कानूनी शहादत पढ़नी है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, या कोई भी अदर लॉ की बुक है, उसके लिए एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट और बड़ी ज़रूरी है कि चैप्टर के स्टार्ट में जो आपकी डेफिनेशंस होती हैं उनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। अगर वो आपको समझ आ जाएंगी तो आगे मज़ीद जो आप पढ़ेंगे, अगले आप आर्टिकल या कोई भी आप सेक्शन पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, तो उन चैप्टर में, उन आर्टिकल में यही डेफिनेशन, ये जो वर्डिंग डेफिनेशन में लिखी हुई है, ये बार बार यही रिपीट होगी। अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं आएगी तो आपको बाकी वो जो चीज़ें आगे जाके वो आर्टिकल या सेक्शन में वो चीज़ें रिपीट होंगी तो आपको उसकी भी समझ नहीं आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। पीपीसी की ये डेफिनेशंस हैं। जर्नल एक्सेप्शंस चैप्टर 2। हम स्टार्ट करते हैं जेंडर से। जेंडर, द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड फॉर एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। मतलब कि अगर किसी भी जगह पे ही आएगा किसी भी सेक्शन में तो उसका मतलब वेदर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। ओके, आगे आ गया नंबर। Unless the contrary appear from the context, words importing the singular number include the plural number and word importing the plural number include the singular number. नंबर कोई भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सज़ा है, 25 साल है, 13 साल है, 12 साल है, 7 साल है, वो नंबर सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। उसके बाद 10 है, मैन एंड वुमेन। द वर्ड मैन डोनेट्स अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज एंड वर्ड वुमेन डोनेट अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। अब मैन क्या है? ह्यूमन बीइंग है, ज़ाहिर बात है। अब इसमें एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वेदर मैन इतनी एज का होगा तो वो मैन होगा, या इतनी एज का होगा वो मैन। किसी भी एज का है, मेल है मैन, किसी भी एज की है फीमेल वो मैन। उसके बाद नंबर 11 पर्सन। The word person includes any company or association or body of person whether incorporated or not. पर्सन अगर किसी भी जगह पे भी लफ्ज़ आएगा तो उसका मतलब कंपनी भी हो सकता है, उसका मतलब कोई एसोसिएशन भी हो सकता है, कॉरपोरेटेड बॉडी भी हो सकती है, वो इनकॉर्पोरेटेड बॉडी भी हो सकती है। उसके बाद नंबर 12 पब्लिक। द वर्ड पब्लिक इंक्लूड एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी। पब्लिक का तो ज़ाहिर बात आपको समझ आ गई है कि पब्लिक में किसी भी क्लास की कम्युनिटी, चाहे वो अपर है, लोअर है, मिडल है, जो भी है, अमीर है, गरीब है, वो पब्लिक में आएंगे। उसके बाद सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट। द वर्ड सर्वेंट ऑफ द स्टेट डिनोट ऑल ऑफिसर और सर्वेंट कंटिन्यूड, अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड इन पाकिस्तान बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सर्वेंट ऑफ स्टेट, जो स्टेट के लिए सर्व कर रहे होते हैं, जो स्टेट के लिए जॉब कर रहे होते हैं, जो स्टेट के लिए नौकरी कर रहे होते हैं, उन्हें कहते हैं सर्वेंट। कोई भी ऑफिसर है जो अपनी सर्विस को कंटिन्यू कर रहा होता है या पाकिस्तान की में किसी भी इदारे में वो एज आ एम्प्लॉय काम कर रहा होता है, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी में या प्रोविंशियल गवर्नमेंट अथॉरिटी में। आगे आ गया जी गवर्नमेंट। द वर्ड गवर्नमेंट डोनेट्स द पर्सन or persons authorized by law to administer executive government in Pakistan or any part thereof. अब गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट की तो आपको सीधी सीधी समझ आ जानी चाहिए। गवर्नमेंट कोई भी बंदा या बंदे जिनको पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जेक्टिव ने अथॉरिटी दी होती है काम करने के लिए, वो गवर्नमेंट में आएगा। उसके बाद आ गया जज। द वर्ड जज डज नॉट ओनली denote every person who is officially designated as a judge but also every person who is empowered by law to give in any legal proceeding, civil or criminal, a definitive judgment or a judgment which if not appealed against would be definitive, or a judgment which if confirmed by some other authority would be definitive or। अब उसने ये कहा है कि जज सिर्फ वो जज नहीं होता कि जिसको ऑफिशियली तौर पे हम जज कहते हैं जी ये जज है, बल्कि जज में वो अथॉरिटी भी इंक्लूड है जिसमें
कोई भी लीगल प्रोसीडिंग, फॉर एग्जांपल अगर नैब का कोई बंदा है या सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है या और कोई इदारे हैं, उनमें अगर कोई भी अथॉरिटी बैठी हुई है जो प्रोसीडिंग को सुन रहे हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, उसके ऊपर जजमेंट दे रहे हैं, तो वो सारे जज होंगे। उसके बाद आ गया जी कोर्ट ऑफ जस्टिस। द वर्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली अलोन। ये बात बड़ी समझने वाली है। द वर्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली अलोन। जो अकेला काम कर रहा होता है जुडिशली एज अ जज, उसे हम जुडिशल ऑफिसर कहेंगे। वो कोर्ट ऑफ जस्टिस, लाइक हर सेशन में कोर्ट ऑफ जस्टिस एक लाजमी जज होता है। उसके बाद आ गया पब्लिक सर्वेंट। द पब्लिक सर्वेंट डोनेट अ पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन हेयर एंड आफ्टर फॉलोइंग नेमली। अब पब्लिक सर्वेंट कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट तो वैसे उन्होंने ओमिटेड कर दिया। सेकंड, एवरी कमीशनड ऑफिसर इन मिलिट्री, नेवल और एयर फोर्स ऑफ पाकिस्तान वाइल सर्विंग अंडर द फेडरल गवर्नमेंट और एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब मिलिट्री के जो नौजवान हैं, नेवल के जो नौजवान हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं या जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर या उसके अंडर काम कर रहे हैं, तो वो पब्लिक सर्वेंट में आएंगे। थर्ड, एवरी जज, कोई भी जज वो आया, वो सुप्रीम कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो, जज है। फोर्थ, एवरी ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस हुज ड्यूटी इज एज सच ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट और रिपोर्ट ऑन एनी मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट। कोर्ट ऑफ जस्टिस का कोई भी ऑफिसर जिसकी ये ड्यूटी है कि वो किसी भी केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है या उसके बारे में रिपोर्ट कर रहा है या उसके बारे में कोई भी फैक्ट ऑफ लॉ आपको बता रहा है, और टू मेक ऑथेंटिकेट और कीप एनी डॉक्यूमेंट, या कोई भी डॉक्यूमेंट किसी के पास पड़ा हुआ है, लाइक अगर आप देखें तो कोर्ट के अंदर ये काफ़ी सारे नैब का होता है, नैब होती है, नैब कोर्ट होते हैं, उनके पास भी डॉक्यूमेंट होते हैं, एल मद होते हैं, उनके पास भी कोर्ट्स की फ़ाइल होती हैं। तो वो सारा लाइक उसमें आएगा कि वो कोर्ट के ऑफिसर हैं। और टू टेक चार्ज और डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी, कोई चार्ज लेता है या किसी के पास कोई प्रॉपर्टी डिस्पोज करने का इख्तियार होता है। और टू एग्जीक्यूट एनी जुडिशल प्रोसेस और टू एडमिनिस्टर एनी ओथ, या कोई जुडिशल अथॉरिटी को एग्जीक्यूट कर रहा है या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहा है या ओथ ले रहा है, तो वो आएगा ऑफिसर में। और टू प्रिजर्व ऑर्डर इन द कोर्ट, या वो कोर्ट के ऑर्डर महफूज कर रहा है या कोर्ट के अंदर वो ऑर्डर दे रहा है। एंड एवरी पर्सन स्पेशली अथराइज्ड बाय कोर्ट ऑफ जस्टिस टू परफॉर्म एनी ऑफ सच ड्यूटी, या कोई भी बंदा जिसको कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अथराइज किया हुआ है कि तुमने ये ड्यूटी देनी है, वो ऑफिसर के ज़ुमरे में आएगा। ये बात क्लियर होगी आपकी। नंबर 5 है एवरी जूरी मैन, असेसर और मेंबर ऑफ पंचायत असिस्टिंग अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और पब्लिक सर्वेंट। अब एवरी जूरी मैन कोई भी लाइक किसी भी चीज़ का कोई तज्जिया निकालने वाला, ठीक है, वो जूरी मैन में आएगा। असेसर आ गया, मेंबर ऑफ पंचायत, जो पंचायत कमेटी होती है उसका कोई भी मेंबर जो कोर्ट ऑफ जस्टिस को असिस्ट कर सकता है, ठीक है, वो पब्लिक सर्वेंट में आएगा। नंबर 6 है एवरी आर्बिट्रेटर, कोई भी आर्बिट्रेटर। अब आर्बिट्रेटर होता है कि आर्बिट्रेटर अब कोर्ट मुकर्रर करती है। फॉर एग्जांपल अगर दो बंदे हैं, उनका कोई मसला चल रहा है तो वो सेटिस्फाई नहीं है, तो कोर्ट उनके ऊपर एक आर्बिट्रेटर मुकर्रर कर देगी। आर्बिट्रेटर का काम होगा कि उन दोनों बंदे के वो मामला देखेगा, उसकी पूरी जांच पड़ताल करेगा, उसके जो लीगल फैक्ट्स हैं वो नोट डाउन करेगा और वो कोर्ट के अंदर लेके जाएगा और जज को बताएगा कि इन दोनों के ये मामलात हैं, और वो आर्बिट्रेटर दोनों बंदों की मर्जी का होता है, ठीक है। अगर एक पार्टी डिनाई करती है कि जी हमें ये आर्बिट्रेटर जो आपने हमारे ऊपर लगाया है या हमारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन के लिए लगाया, तो दूसरी पार्टी उसे क्लेम कर सकती है जी हमें ये मंजूर नहीं है, तो फिर कोर्ट उस बंदे को चेंज करके कोई और आर्बिट्रेटर उस पर मुकर्रर कर देती है। और अदर पर्सन टू होम एनी काज और मैटर हैज़ बिन रेफर्ड फॉर डिसीजन और रिपोर्ट बाय एनी कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये भी वही बात, कोई भी अदर पर्सन जिसे कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कोई भी मैटर दिया हो कि आपने ये हल करना है, उसके बारे में रिपोर्ट देनी है,
और बाय एनी अदर कम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी, या कोई और भी कम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी हो सकती है। फॉर एग्जांपल जी जज ने ऑर्डर दिया पुलिस वाले को कि फ़लाँ जगह पे जाओ, फ़लाँ जगह की रिपोर्ट मुझे बना के ला के दो, वो कम्पिटेंट अथॉरिटी है, वो एज आ लीगल अंडर गवर्नमेंट के काम कर रहा है, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट में आएगा। नंबर 7 है एवरी पर्सन हु होल्ड एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज़ एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट। कोई भी पर्सन है जो जिसको एम्पावर्ड किया होता है, ठीक है, पर्सन को कन्फाइन करने का। फॉर एग्जांपल ये जो जेलर होते हैं, ठीक है, जेलर हजरात ये बंदों को पकड़ के जेल में रखते हैं, उनको बाहर लेके आते हैं, कोर्ट में लेके आते हैं या थाने में लेके जाते हैं, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट के ज़िम्मे में आएंगे। नंबर 8 एवरी ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट हुज ड्यूटी इट इज़ एज सच ऑफिसर टू प्रिवेंट ऑफेंसेस टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंस। कोई भी गवर्नमेंट का अफसर जिसने ऑफेंस को प्रिवेंट करना है, महफूज करना है, किसी भी चीज़ से ऑफेंस नहीं होने देना, टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंस, ऑफेंस की इंफॉर्मेशन देना, टू ब्रिंग ऑफेंडर टू जस्टिस। कोई भी ऑफेंडर है, मुलजम है, जिसने कोई जुर्म किया होता है, उसे इंसाफ के कटहरे में लेके आना। और टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ, पब्लिक के मामले में जो भी हेल्थ होती है, सेफ्टी और कन्वीनियंस, पब्लिक के मामले में, पब्लिक की सेफ्टी के मामले में, बंदों को कोर्ट के अंदर लेके जाने में, थाने में लेके जाने में, जो भी ये बंदे काम कर रहे होते हैं वो पब्लिक सर्वेंट के ज़िम्मे में आएंगे। नंबर 9 है जी एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज़ सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। कोई भी पब्लिक सर्वेंट जिसको वो बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट पे काम कर रहा होता है, वो प्रॉपर्टी को रिसीव कर रहा है, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसको गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया होता है, और टू मेक एनी सर्वे, कोई बंदा सर्वे कर रहा है, असेसमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे किसी चीज़ की कोई असेसमेंट कर रहा है या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और टू एग्जीक्यूट एनी रेवेन्यू प्रोसेस, और कोई अगर कोई रेवेन्यू प्रोसेस कर रहा है, फॉर एग्जांपल रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो बंदे काम कर रहे होते हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट के ज़िम्मे में आएंगे। और टू इन्वेस्टिगेट कोई कर होता है, टू रिपोर्ट और एनी मैटर अफेक्टिंग द पेक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और टू मेक अथेंटिक और कीप एनी डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द पेक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन ऑफ एनी लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पेक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, एंड एवरी ऑफिसर इन सर्विस पे गवर्नमेंट रेम्यूनरेटेड बाय फीस और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक। कोई भी बंदा जो एक गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा होता है, हाँ वो फीस ले रहा है या कोई किसी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है या किसी के पास डॉक्यूमेंट है, ये सारे पब्लिक सर्वेंट में आएंगे। नंबर 10 है जी एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज़ एज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी। ये भी सेम ही है कि कोई भी ऑफिसर जिसको कोई मूवेबल चीज़ या इमूवेबल चीज़ लेने का इख्तियार है या नहीं है, टू मेक एनी सर्वे और असेसमेंट कर रहा है, कोई सर्वे कर रहा है, और टू लीवी एनी रेट और टैक्स फॉर एनी सेकुलर कॉमन पर्पस ऑफ एनी विलेज, या किसी विलेज के अंदर कोई टैक्स लगा रहा है, कोई टैक्स कलेक्ट कर रहा है, टाउन और डिस्ट्रिक्ट किसी भी गांव, कस्बे या ज़िले के अंदर, और टू मेक अथेंटिक और कीप एनी डॉक्यूमेंट, या जिसके पास किसी गांव, कस्बे या ज़िले के कोई डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल ये जो पटवारखाना होता है या ये जो म्यूनसिपल ये कमेटी का जो कमेटी होती है, ठीक है, जिसके अंदर ये बे फॉर्म और आपके वो बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसके अंदर आपको दर्ज होते हैं, वो भी पब्लिक सर्वेंट के ज़िम्मे में आएंगे। नंबर 11 है जी एवरी पर्सन हु होल्ड एनी ऑफिस इन वर्च्यू ऑफ विच ही इज़ एम्पावर्ड टू प्रिपेयर, पब्लिश, मेंटेन और रिवाइज एन इलेक्टोरल रोल और टू कंडक्ट एन इलेक्शन और पार्ट ऑफ इलेक्शन। अब ये आपको समझ आ गया, कोई भी बंदा जो इलेक्शन में इलेक्शन कंडक्ट कर रहा है, या अब ये जो MP है, MNA है, मासरत के साथ इनको हमने बड़ा सर पे चढ़ाया होता है जी, ये MP हमारे साथ हमारे पास आ गए हैं, या MNA, या हम इनको बड़ी अप्रोच देते हैं, तो ये पब्लिक सर्वेंट है बेसिकली। इनसे काम लेना चाहिए कि हमारी ये आम बंदों की सर्विस के लिए बने हुए हैं, इनको इतनी वो अप्रोच या प्रोटोकॉल देने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी मूवेबल प्रॉपर्टी। The word movable property are intended to include corporeal property of every description
except land and thing attached to the earth are permanently fastened to anything which is attached to the earth. अब मूवेबल प्रॉपर्टी तो आपको समझ आ गई होगी कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो मूवेबल है, कार मूवेबल है, बेड मूवेबल है, सोफ़ा मूवेबल है, कोई भी चीज़ जो मूवेबल है वो मूवेबल प्रॉपर्टी में आएगी एक्सेप्ट लैंड, ज़मीन। अब ज़मीन मूवेबल तो नहीं है ना। अब मैं बोलूँ जी मैं ज़मीन को इधर से उठा के उधर ले जाऊँ, ऐसे नहीं हो सकता। wrongful gain is a gain by unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled. अब wrongful gain, गलत तरीके से आप किसी से कोई चीज़ ले रहे हैं, प्रॉपर्टी, wrongful gain। फॉर एग्जांपल कि मैंने अगर किसी की पेंसिल पड़ी है तो मैंने वो उठा लिया, उठा के मैं ले गया हूँ, उसे नहीं पता चला, तो वो wrongful gain के गलत तरीके से मैंने उसकी चीज़ ले ली। wrongful loss is the loss by unlawful means of property to which the person losing it is legally entitled. अब wrongful loss, मेरा लॉस हो गया, मैं गाड़ी खड़ी कर गया हूँ, कोई पत्थर मार गया उसके ऊपर, या कोई उसके पास से कोई ट्रक गुजरा है, वो ट्रक का टायर फटा है, तो ट्रक का टायर फटने से वो टायर उतर के मेरी गाड़ी को जा लगा, तो मेरा wrongful लॉस हो गया है। ठीक है, वो wrongful लॉस हुआ, वो किसी ने इंटेंशन से नहीं किया। उसके बाद आ गया जी डिसऑनेस्टली। Whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to a person or wrongful to any other person is said to do that thing dishonestly. अब ये बात बड़ी समझने वाली है। डिसऑनेस्टली, अब ये बात तो आपको क्लियर समझ में आ जाए। एक होता है ऑनेस्टली, ईमानदारी से, एक होता है डिसऑनेस्टली, बेईमानी से। ठीक है, अब whoever does anything with the intention of causing wrongful gain विद द इंटेंशन ऑफ, ऊपर मैंने आपको बताया कि गाड़ी वो रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन आपका हो गया। अब इधर उसने इंक्लूड कर दिया विद द इंटेंशन ऑफ काजिंग। अगर उसकी इंटेंशन है, अगर मिसाल के तौर पे वो, अगर मैं ट्रक वाली एग्जांपल लेता हूँ, ट्रक वाला जा रहा है, उसने जानबूझ के कोई टायर ऊपर से फेंका है क्योंकि वो जाके मेरी गाड़ी को लग गया और मेरा रॉन्गफुल लॉस हो गया, तो उसको हम ये बोलेंगे कि उसने इंटेंशनली किया है। अगर उसकी इंटेंशन नहीं है, एक्सीडेंटल हुआ है, तो फिर उसमें उसकी इंटेंशन शामिल नहीं है, तो फिर वो डिसऑनेस्टली के ज़ुमरे में नहीं आएगा। डिसऑनेस्टली के ज़ुमरे में तब आएगा जब रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस में उसकी इंटेंशन मौजूद होना लाजम है। अगर इंटेंशन शामिल नहीं होगी तो फिर वो डिसऑनेस्टली के ज़ुमरे में नहीं आएगा। उसके बाद आ गया जी फ्रॉडुलेंटली। A person is said to do a thing fraudulently if he does that thing with the intent to defraud but not otherwise. अब ये भी आपको सिंपल चीज़ है, आप एज अ लॉ स्टूडेंट आपको इतना फ्रॉडुलेंटली किसके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया रीज़न टू बिलीव। अ पर्सन इज सेड टू हैव रीज़न टू बिलीव अ थिंग इफ ही हैज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदर। रीज़न टू बिलीव, अब मैं एग्जांपल देता हूँ, वही आप ट्रक वाली एग्जांपल ले लें कि उसने अब टायर खुद जाके लगा है या उसने मारा है। अब ये उसने बिलीव, उसने ये क्लियर उसने करना है, भाई ये हमारा काम तो नहीं है क्लियर करना कि भाई नहीं जी आपने, आपकी इंटेंशन उसमें थी या ना थी। अब उसने क्लैरिफाई करना है, हमें बिलीव होगा, उसकी रीज़न ठीक होगी तो हम मान जाएंगे। आगे नंबर 27 आ गया जी प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। When property is in the possession of person, wife, clerk और servant, कोई भी प्रॉपर्टी है वो जो पर्सन किसी बंदे की बीवी के पास होगी या सर्वेंट के पास होगी या ऑन अकाउंट ऑफ डेड पर्सन या उस बंदे के बिहाफ पे होगी, इट इज़ इन डेड पर्सन पोजेशन विद इन द मीनिंग ऑफ डेट केस। फॉर एग्ज़ाम्पल के अब प्रिंसिपल के पास कोई, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंसिपल के पास स्कूल का पूरा बायोडाटा पड़ा हुआ है, तो वो आगे से वो सब प्रिंसिपल जो होता है, वाइस प्रिंसिपल, उसको दे जाता है, तो वो उसके बिहाफ पे काम कर रहा है। अब वाइस प्रिंसिपल आगे से किसी और की ड्यूटी लगा देता है, क्लर्क की ड्यूटी लगा देता है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो उसके बिहाफ पे काम कर रहे हैं, तो वो उसकी प्रॉपर्टी उसके पोजेशन में है। और वाइफ, हस्बैंड घर कोई भी चीज़ रख के जाता है, फॉर एग्जांपल वो अपना सेल घर रख के जाता है या घर ही है उसका, ठीक है, तो वो वाइफ के पोजेशन में है। तो ये हम कहेंगे कि चीज़ तो उसकी है लेकिन वो पोजेशन किसी और के है, उसके ऊपर किसी और बंदे का पोजेशन है। उसके बाद नंबर 28 आ गया जी काउंटरफीट।
A person is said to counterfeit who cause one thing to resemble another thing intended by means of dead resemblance to practice deception or knowing that likely dead deception thereby practice. Counterfeit के मतलब एक चीज़ को दूसरी जगह दूसरी चीज़ जैसा तैयार करना. फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक पेंसिल है, तो अगर एक बंदा इस चीज़ को इस जैसे ही तैयार कर रहा है तो बोलेंगे अब मेरे पास इसका ट्रेडमार्क है, मेरी ये कंपनी पेंसिल बनाने वाले रजिस्टर्ड है. अगर इस चीज़ के इसके जैसे कोई और बंदा तैयार कर रहा है उसको बोलेंगे काउंटरफीट. काउंटरफीट अब पैसों में भी होती है और भी बहुत सारी चीज़ों में होती है कि बंदे नकली नोट बना लेते हैं, तो वो काउंटरफीट में आएगा. अच्छा जी, उसके बाद नंबर 29 आ गया डॉक्यूमेंट. ये बड़ा ज़रूरी है, ये आपने बड़े ध्यान से सुनना है और इसको क्लियर करना है. डॉक्यूमेंट. द वर्ड डॉक्यूमेंट डोनेट एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब. अब डॉक्यूमेंट क्या है? कोई भी मैटर जो एक्सप्रेस्ड फॉर्म में है या डिस्क्राइब्ड फॉर्म में है. एक्सप्रेस, फॉर एग्जांपल एक्सप्रेस किया हुआ है, मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ, मैं आपको लाइक कोई भी वर्ड वॉल पे लिखा हुआ है, दीवार पे लिखा हुआ है कोई भी वर्ड, या किसी ने कोई इश्तहार लगाया हुआ है या इलेक्शन कैंपेन वालों ने अपने स्टिकर लगाए, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं. आर डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मींस ऑफ लेटर्स. लेटर्स भी हो सकते हैं, दीवार पे लिखे हुए लेटर्स भी आपको डॉक्यूमेंट हैं. फिगर्स, कोई फिगर आपने बनाया हुआ है, कोई शेप बनाई हुई है, तो वो भी डॉक्यूमेंट है. और मार्क्स, कोई भी आपने निशान बनाया हुआ है, वो डॉक्यूमेंट में आएगा. अब मज़े की बात आपको बताऊं कि हमारे एक टीचर हैं, तो उन्होंने हमसे सवाल किया था कि ये जो रोड के ऊपर जो साइन बोर्ड लगे होते हैं, क्या ये डॉक्यूमेंट है या नहीं है? तो मैंने बड़े कॉन्फिडेंस से बोला कि सर जी बिल्कुल डॉक्यूमेंट है. तो बोलते हैं कैसे? तो मुझे ये डेफिनेशन बड़े अच्छे तरीके से मैंने याद की हुई थी, इसलिए मुझे पता था कि वो मार्क्स है. अब इधर देखें, बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, मीन्स ऑफ लेटर, फिगर और मार्क्स के डायरेक्शन. कोई भी मार्क्स आपको बता रहा है तो वो डॉक्यूमेंट के ज़मरे में आएगा. तो कहते हैं यार वेल डन, आपने बड़ा अच्छा समझ के पढ़ा हुआ है. आर बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच में बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ मैटर. या कोई भी और ऐसा एक्सप्रेशन या कोई भी ऐसी चीज़ जो एज अ एविडेंस प्रूव कर सकता है कि डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट के ज़मरे में आएगा. अब इसकी इलस्ट्रेशन में मैं पढ़ देता हूँ. अ राइटिंग एक्सप्रेसिंग द टर्म ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो राइटिंग की हुई है वो भी डॉक्यूमेंट है. विच में बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. जाहिर बात है वो एज अ कॉन्ट्रैक्ट एक एविडेंस यूज होगा. इज़ अ डॉक्यूमेंट, वो एक डॉक्यूमेंट है. अ चेक अपॉन अ बैंकर. चेक जो आपका होता है वो भी डॉक्यूमेंट है. पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो भी आपका डॉक्यूमेंट है. मैप, नक्शा या कोई प्लान आपने बनाया हुआ है वो भी डॉक्यूमेंट है. कोई डायरेक्शन आपने या इंस्ट्रक्शन किसी को दी है तो वो भी आपका डॉक्यूमेंट में आएगा. अच्छा जी, उसके बाद आ गया नंबर 30, वैल्यूएबल सिक्योरिटी. द वर्ड वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिनोट्स अ डॉक्यूमेंट विच इज़ or purports to be a document whereby any legal right is created. अब वैल्यूएबल सिक्योरिटी में वो डॉक्यूमेंट आते हैं जिसके ऊपर कोई लीगल राइट क्रिएट होता है या एक्सटेंड होता है या ट्रांसफ़र होता है या रिस्ट्रिक्शन उसकी होती है या वो एक्सटिंग्विश्ड हो जाता है या वो रिलीज़ होता है. और वेयर बाय एनी पर्सन एक्नॉलेज, या कोई भी बंदा वो एक्नॉलेज करता है डैट ही लाइज अंडर लीगल लाइबिलिटी, कि वो वाकई उस लीगल लाइबिलिटी में आता है, उसका लीगल राइट है. और हैज़ नॉट अ सर्टेन लीगल राइट, या उसका कोई लीगल राइट उसमें नहीं है. अब इसकी इलस्ट्रेशन है. ए राइट हिज नेम ऑन द बैक ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज. एक बंदा है वो बिल ऑफ एक्सचेंज के बैक पे एक नेम लिखता है. एज द फैक्ट ऑफ इंडोर्समेंट इज टू ट्रांसफर द राइट ऑफ बिल, कि वो अपना राइट ऑफ बिल किसी और बंदे को ट्रांसफ़र कर रहा है. टू एनी पर्सन हु मे बिकम द लॉफुल होल्डर ऑफ इट. किसी और बंदे को लॉफुल बंदा है जो उसको वो होल्ड कर सकता है. द इंडोर्समेंट इज़ अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, क्योंकि उसने ऊपर अपना नाम लिखा हुआ है, वो बंदा लीगल होल्ड करने के काबिल. या फॉर एग्जांपल पावर ऑफ अटॉर्नी. पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर आपने अपना नाम भी लिखा होता है, आपका अपना नाम होता है, आपका आईडी कार्ड लिखा होता है, आपका पूरा बायोडाटा लिखा होता है, और जिसको आप पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं उसका भी पूरा नाम, बायोडाटा लिखा होता है. तो वो उस ज़ुमरे में आएगा कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी का, क्योंकि उसका वो लीगल राइट बन गया. ठीक हो गया जी.
पावर ऑफ अटॉर्नी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ठीक है। अ विल, द वर्ड अ विल डोनेट एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, कोई भी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उसका मुवाजना कर सकते हैं। विल का आपको समझ आ जाएंगे, वो टेस्ट डॉक्यूमेंट में आएगा। उसके बाद आ गया जी, वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट्स इंक्लूड इलीगल ओमिशन इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड एक्सेप्ट वेयर अ कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कंट्रेंट्स वर्ड विच रेफर टू एक्ट डन एक्सटेंड आल्सो इलीगल ओमिशन। इस कोड के बाहर, मतलब इस बुक के बाहर जो कोई भी लफ्ज़ हैं जो इस बुक में नहीं है वो इलीगल ओमिशन है। वो एक्ट और ओमिशन, द वर्ड एक्ट डोनेट एज वेल एज सीरीज ऑफ एक्ट एज अ सिंगल एक्ट, ठीक है। एक्ट सिंगल एक्ट भी हो सकता है, ज़्यादा एक्ट भी हो सकते हैं। एंड द वर्ड ओमिशन डोनेट एज अ सीरीज ऑफ ओमिशन एज अ सिंगल ओमिशन। ओमिशन, अब ओमिशन सिंगल ओमिशन भी हो सकती है और बहुत सारी ओमिशन भी हो सकती है। अब नंबर 34 है इसमें, एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। अब बहुत सारे बंदे एक ही काम करते हैं लेकिन उनकी कॉमन इंटेंशन सेम होती है। व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय अ सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल फॉर दैट एक्ट इन सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन। अब ये बड़ी समझने वाली चीज़ है। एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट, पहली इसमें क्या चीज़ आ गई कि एक्ट मस्ट बी क्रिमिनल। कोई भी जो एक्ट करेगा वो मस्ट बी क्रिमिनल होगा। अब मैं एक्ट करता हूँ जी, अब मैं रास्ते से पत्थर हटा रहा हूँ तो वो मेरा क्रिमिनल एक्ट तो नहीं है, जाहिर बात है। एक्ट का मतलब एक्ट इसमें करना है क्रिमिनल एक्ट, इसमें आपकी क्रिमिनलिटी इसमें होना लाजम है। इज़ डन बाय सेवरल पर्सन, मतलब बहुत सारे लोग कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं। इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, उन सारों की इंटेंशन वो उस क्रिमिनल एक्ट को करने की होती है, उन सारों की, कि हमने ये क्रिमिनल काम करना है। ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल फॉर द एक्ट, हर कोई बंदा उस एक्ट के लिए लायबल होगा इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन। अगर कोई बंदा अकेला भी करता है, फॉर एग्जाम्पल मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ 8-10 बंदे हैं, हम कोई क्रिमिनल काम करने के लिए जा रहे हैं, मेरा इरादा जी हमने जी फ़लाँ बंदे को जाके मारना है, ठीक है। तो हम सब के पास हमारे हथियार भी हैं, डंडे भी हैं, बंदूकें भी हैं, जा रहे हैं हम। अच्छा, अब उस जगह पे हम पहुँच गए हैं जिधर वो बंदा बैठा हुआ है। अब उस बंदे को सिर्फ मैंने अकेले ने मारा है, उस बंदे को मैंने सिर्फ अकेले ने मारा है, तो बाकी सारे कहें जी जी हमने तो नहीं मारा, हम उसमें शामिल नहीं है, वो भी उसमें शामिल होंगे क्योंकि वो मेरे साथ आए हैं। हमारी सब की कॉमन इंटेंशन सेम थी कि हमने उस बंदे को मारना है। तो इतना, ये इस सेक्शन का सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 6 बंदे जा रहे हैं एक बंदे को मारने के लिए, 8 बंदे जा रहे हैं, 10 बंदे जा रहे हैं, जाके एक बंदे ने क्रिमिनल एक्ट एक बंदे ने किया, लेकिन लायबल उस एक्ट के लिए सारे बंदे होंगे, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये बाकी इसमें सेक्शन 35 है, 36 इसका कोई मतलब नहीं बनता, 37 का भी कोई मतलब नहीं बनता। हम आ जाते हैं 41 पे। स्पेशल लॉ, स्पेशल लॉ इज लॉ एप्लीकेबल टू अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट। स्पेशल लॉ वो होता है जो किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे अप्लाई होता है। लोकल लॉ इज एप्लीकेबल ऑनली अ पार्टिकुलर पार्ट ऑफ टेरिटरीज कंप्राइजेज इन पाकिस्तान। लोकल लॉ जो है वो ऑनली पार्ट पे अप्लाई होता है, जो टेरिटरीज होती हैं, कोई एरियाज होते हैं, वो उन पे अप्लाई होता है लोकल लॉ। इलीगल, लीगली बाउंड टू डू, द वर्ड इलीगल इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग विच इज़ एन ऑफेंस और विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ। इलीगल आपको जाहिर बात समझ आया, कोई भी चीज़ इलीगल, एवरीथिंग विच इज़ एन ऑफेंस, कोई ऑफेंस है जो लॉ ने प्रोहिबिट किया होता है, जिसे लॉ ने रोका होता है कि आपने ये काम नहीं करना, वो इलीगल होता है। और विच फर्निशेज ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, एंड अ पर्सन इज सेड टू बी इलीगली बाउंड टू डू वेदर इज इलीगल हिम टू ओमिट। इस बात की आपको समझ आ गई है कि कोई भी काम है, फॉर एग्जांपल चोरी करना इलीगल है, हम चोरी नहीं कर सकते, अगर हम चोरी करेंगे तो हमने वो इलीगल काम किया है, ठीक है। अब अगर एक पुलिस ऑफिसर है, उसकी ड्यूटी है कि चोरी को पकड़ना, तो लीगली बाउंड है उस चीज़ को पकड़ने का। वो दैन या कोई एहसान तो कर नहीं रहा कि मैंने जी आप पे बड़ा एहसान किया, चोरी पकड़ी है भाई, लीगली बाउंड हो आप, ठीक है, ये आपका फ़र्ज़ है, आपका काम है।
ठीक हो गया जी। उसके बाद आ गया जी इंजरी। द वर्ड इंजरी डोनेट्स एनी हार्म वेदर इलीगली काज टू पर्सन इन बॉडी माइंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इंजरी, फलाना बंदा जी इंजर्ड हो गया, इंजर हुआ है, इंजरी। अब इंजरी क्या चीज़ है? इंजरी कह रहे हैं डोनेट्स एनी हार्म वेदर इलीगली। ठीक है, आपने बेशक लीगल तौर पे किया, मैं लीगल किसी को इंजरी दे रहा हूँ, ऐसे तो नहीं कर सकता। वेदर इलीगली काज टू पर्सन, किसी बंदे को मैंने इंजरी दी है, इन बंदे को इन बॉडी पे इंजरी दी है, या माइंड को इंजरी दी है मैंने। फॉर एग्जांपल मैंने किसी को गाली निकाली है, ठीक है, या मैंने किसी को बुरा भला कहा है, तो मैंने जाहिर बात है उसके माइंड को इंजर किया है, उसके माइंड को बुरा लगा है, तो ये भी इंजरी में आएगा। रेपुटेशन, मैंने उसकी रेपुटेशन खराब की है। और प्रॉपर्टी, यहाँ मैंने किसी बंदे की बॉडी को, माइंड को, रेपुटेशन को और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, तो मैंने इंजरी, वो इंजरी के जुमरे में आएगा। उसके बाद आ गया लाइफ। द वर्ड लाइफ डोनेट्स द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब जहाँ पे भी लाइफ आएगा, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अब लाइफ ह्यूमन बींग्स की आएगी, नॉट एनिमल बींग्स। ओके। डेथ, द वर्ड डेथ डोनेट्स टू डेथ ऑफ ह्यूमन बींग्स, सेम एज अबव। लाइफ ह्यूमन बींग की लाइफ, डेथ ह्यूमन बींग की डेथ। एनिमल, द वर्ड एनिमल डोनेट एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग के अलावा जितने भी कीड़े मकोड़े, रेंगने वाले, चलने वाले, उड़ने वाले, घोड़े, ऊंट, जानवर जितने भी हैं वो सारे एनिमल में आएंगे। वेजल, द वर्ड वेजल डोनेट एनीथिंग मेड फॉर द कन्वीनियंस बाय वाटर ऑफ ह्यूमन बीइंग और प्रॉपर्टी। वेजल्स का तो आपको पता चल गया होगा कि ह्यूमन बीइंग के पानी पीने के लिए जो जगह पे या कुआं जिधर लगा हुआ है, वेजल्स। ठीक है। ईयर मंथ, wherever the word year or the word month is used, it is to be understood that the year or the month is to be reckoned according to the British। अब इस कोड में जहाँ पे भी ईयर आएगा या मंथ आएगा तो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश रूल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो अकॉर्डिंग टू वो रूल के चलेगा। ठीक हो गया जी। सेक्शन, द वर्ड सेक्शन डोनेट one of those portion of a chapter of this code which are distinguished by prefix numerical figures। अब सेक्शन वो होता है जिसके साथ न्यूमेरिकल फिगर लिखा होता है। फॉर एग्जांपल अब मैं ये सेक्शन है, ये नंबर 50 है, इसके साथ न्यूमेरिकल फिगर लिखा हुआ है और इसके साथ ये प्रीफिक्स किया हुआ है। ठीक होगा जी। अब आ गया जी ओथ। ओथ का आपको ज़ाहिर बात है, ओथ हलफनामा होता है। कोर्ट में आप जब भी गवाही देते हैं तो ओथ लेना लाजमी है। आप कोई चार्ज संभालते हैं या ओहदा संभालते हैं तो उसके लिए भी ओथ लेना लाजमी है। गुड फेथ, कोई भी आप काम अच्छी नीयत से करते हैं तो गुड फेथ में आ जाएगा। ठीक है। और आगे आ गया हार्बर, except in section 157 and section 13 case in which the harbor is given by the wife or husband person or husband। the word harbor include the supplying a person whether shelter, food, drink, money, clothes। अब हार्बर क्या होता है? उसमें आप कोई भी फूड, ड्रिंक, मनी, क्लॉथेज, आर्म, एम्यूनेशन और मीन कन्विंस कर रहे हैं, भेज रहे हैं या बता रहे हैं किसी को, अदर असिस्टिंग अ पर्सन बाय एनी मीन्स वेदर ऑफ सेम काइंड ऑफ दोज एंड इन सेक्शन 20 एप्रीहेंशन। अच्छा जी, ये डेफिनेशन आपको मैंने जितनी भी बताई हैं, जितनी भी समझाई हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अगर ये आपको याद होंगी तो आपके नेक्स्ट जो लेक्चर मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा या आपको बताऊँगा, उनमें यही वर्ड बार बार यूज़ होंगे। अगर ये आपको पता होंगे, आपको आते होंगे, तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा समझना, बड़ा आसान हो जाएगा। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंतज़ार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मैं नेक्स्ट लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा। ये मैंने एक सिलसिला बनाया हुआ है कि जितने भी लॉ के स्टूडेंट जो न्यू आते हैं, उनको अगर क्लास में या यूनिवर्सिटीज़ में समझ नहीं आती तो उनके लिए मैंने स्पेशली शुरू किया है ताकि हर बंदा इससे फ़ायदा उठा सके। इसको लाजमी देखें। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर के आने तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।